तो बात है करीब 2 मिलियन साल पहले की, जब हमारी इंडियन सब कॉन्टिनेंट अफ्रीका से अलग होकर एशिया की साथ टकरा गई और बाद में इसकी वजह से हिमालयस की फॉर्मेशन हुई, जो हमें आज के तिब्बत, चाइना और नेपाल में देखने को मिलते हैं। और फिर हमारी पहली सभ्यता आती है जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो माना जाता है कि अप्रोक्सीमेटली आज से करीब 3300 BC में शुरू हुआ था। उनकी बहुत सारी आर्किटेक्चर थी, जैसे कि 8 फुट का पुल जो दिखने में बिल्कुल आम पुल की तरह ही है, जो आज से करीब 8000 साल पहले था, जो दिखने में बिल्कुल आज की पुल की तरह ही है, जो कोई भी देख के बता सकता है। ये सभ्यता सबसे पुरानी सभ्यता है। एक फेमस पेंटिंग है जिसमें हम देख सकते हैं कि शहर के बीच में एक बहुत बड़ा महल या किला है। उनकी घर में जो ईंट इस्तेमाल की जाती थी वो 28 से 14 सेंटीमीटर का हुआ करता था। हर घर में टॉयलेट था और ड्रेनिंग सिस्टम हुआ करता था, और एक शहर के बीच में से नाली जाता था, और एक मूर्ति है और दीवार पे एक पिक्चर। वो लोग फार्मिंग भी करते थे और उनको दूसरे लोगों और शहरों के लोगों के साथ और किंगडम्स के साथ वो लोग ट्रेडिंग भी करते थे, जिसकी वजह से उनकी सभ्यता सबसे उन्नति और सबसे बड़ा सभ्यता माना जाता है। और वो लोग दूसरे किंगडम्स के साथ भी अच्छे संबंध रखता था। इंडस रिवर के पास होने की वजह से उनको इंडस वैली सिविलाइजेशन बोला जाता था, जिसकी वजह से वो सारे फसल और अनाज उगा सकते थे। और उनकी सभ्यता आज के पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और आज के इंडिया के बहुत सारे हिस्सों में देखा जा सकता है। और उनकी सभ्यता जो है 3300 BC से शुरू हुआ था, और उनकी सभ्यता 1300 BC में सबसे बड़ा हुआ था और 2200 BC में ख़त्म हो गया। उसकी बात आती है हमारी मौर्यन एम्पायर, जो अशोक द ग्रेट ने नंदी एम्पायर के ऊपर अटैक करके उनको हारने में मजबूर कर दिया। वो कुछ सोच पाते उसके पहले वो लोग जंग हार जाते हैं, इसकी वजह से द ग्रेट मौर्यन एम्पायर की इस्टेब्लिश होती है। और मौर्यन एम्पायर की राजधानी हमें देखने को मिलती है पाटलिपुत्र, जो आज की पटना है। और हमें आगे जाए तो देखने को मिलते हैं मौर्यन एम्पायर शुरू हुआ था आज से करीब 320 BC में। उस समय का किंग था चंद्रगुप्त मौर्य, जो हमें देखने को मिलते हैं बहुत सारी चीज़ों में इन्वेस्ट करते थे, जैसे कि एग्रीकल्चर, और फिर वो लोग वार में भी बहुत सारी इन्वेस्ट करते थे, जिसकी वजह से उनकी एग्रीकल्चर और वार की सेक्टर में बहुत सारी सिविलाइजेशन और किंगडम से पहले था, जिसकी वजह से वो लोग बहुत सारी लैंड ऑक्यूपेट कर सकते थे। और फिर हमारे जो आखिरी मौर्यन एम्पायर की किंग था, हमारा जो आखिरी मौर्यन एम्पायर का किंग था उसको मार दिया जाता है 1885 BC में, जिसकी वजह से मौर्यन शंगा एम्पायर की शुरू होती है, जिसकी वजह से वो कि बुद्धिज़्म भी ग्रो करते हैं। और टाइम में हम आगे जाए तो हमें देखने को मिलते हैं बहुत सारी मुस्लिम्स किंगडम्स और लोग, जैसे कि 1911, जब आज से करीब 500 साल पहले जब राजपूत और चोला का राज हुआ करता था, उस समय मोहम्मद घोरी हिंदुस्तान पर आक्रमण कर दिया सिर्फ 10,000 सिपाही लेके, लेकिन फिर भी वो जीत जाता है। फिर हमारा टाइम आता है सन 1296, जब अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत की नए सुल्तान बनते हैं, जिसकी वजह से दिल्ली सल्तनत बहुत सारी जंग जीतती है और दिल्ली सल्तनत की बहुत सारी ज़मीन कब्जा कर लेता है, जो हमें देखने को मिलता है सन 1296 से 1302 तक। जो अलाउद्दीन खिलजी था उसने दिल्ली सल्तनत को पूरी हिंदुस्तान में फैला दिया था, जैसे कि आप लोग देख ही सकते हैं। और उनके टाइम पे हिंदुस्तान पे बहुत ज़्यादा आक्रमण भी हुए, जैसे कि ग्रेट मंगोल एम्पायर, उनके किंग थे गेंगिस खान, जिसने हिंदुस्तान पर 6 बार आक्रमण किया, और अलाउद्दीन खिलजी ने 6 बार ही उनको हरा दिया, जिसकी वजह से उनको ग्रेट सुल्तान भी कहा जाता है दिल्ली डायनेस्टी का। और फिर उन्होंने बहुत सारी जंग जीती, जिसकी वजह से बहुत सारे हिंदू राजाओं ने भी सरेंडर कर दिया उनकी, जिसकी वजह से उनकी लैंड एरिया करीब 3.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का हो गया था। सारे आर्किटेक्ट देखने को मिलते हैं, जैसे कि कुतुब मीनार,
ये बारबी मस्जिद और बहुत सारे आर्किटेक्ट जो उस समय में तैयार की गई थी, और सबसे फेमस द लाल किला। वो टाइम आता है जब बाबर हिंदुस्तान पर आक्रमण कर देते हैं, और जिसकी वजह से दिल्ली सल्तनत और बाबर के में जंग होती है, और जिस जंग में बाबर दिल्ली सल्तनत को हराकर दिल्ली सल्तनत को ख़त्म कर देता है। और फिर हम टाइम में और आगे जाए तो हमें देखने को मिलते हैं ऐसे एक टाइम की शुरू होती है जब करीब आज से करीब 500 साल पहले जब मुग़ल एम्पायर की शुरू होती है। जौहरुद्दीन मोहम्मद बाबर के हाथों शुरू हुई थी, जो सेंट्रल एशिया से आई थी। 100 साल बाद नए किंग होते हैं जो हर किसी जंग में जीतने के बाद हर राजा को माफ़ कर देते थे। उनका सबसे सुंदर चीज़ में से एक ताजमहल को तैयार किया था। उनके बाद उनके बेटे औरंगज़ेब आलमगीर नए मुग़ल एम्पायर के किंग बनते, जिसके समय में सबसे बड़ा बन चुका था, जो करीब 4 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का हो चुका था। समय में मुग़ल की जो फौज थी वो सबसे ताकतवर थी, और उनकी जो नौसेना थी वो भी सबसे बड़ा और ताकतवर था। उसके बाद इंडिया में एंट्री होती है ब्रिटिशर की। तो मुग़लों के साथ लड़ाई करना चाहती थी, लेकिन उनके पास 4 मिलियन आर्म सोल्जर था, और वो सोचते हैं कि लड़ाई से ज़्यादा फ्रेंडशिप में उनका फ़ायदा है। जहांगीर के पास परमिशन मांगने के लिए कंपनी के लिए, लेकिन वो मना कर देते हैं। फिर वो सोचते हैं कि बंगाल में ट्रेड करेंगे और टैक्स कट कराएंगे, इसलिए वो जाते हैं उस समय की किंग औरंगज़ेब आलमगीर के पास। लेकिन वो भी सोचते हैं वो कितने एरोगेंट है, इतनी सारे कंपनीज और फैक्ट्रीज खुल ली फिर भी उनका मन नहीं भरा, वो उनको मना कर देते हैं, जिसकी वजह से वार होती है, और जिस वार में मुग़ल जीत जाते हैं और ब्रिटिशर हार जाते हैं। एक हुसैन चाइल्ड को माफ़ी मांगनी पड़ती। बात औरंगजेब की डेथ हो जाती है करीब 1707 में। नए बादशाह मुर्शिद कुली खान मुग़ल एम्पायर को संभाल नहीं पाते और एम्पायर को छोड़ के बंगाल का नया नवाब बन जाता है, और जिसके बाद ब्रिटिशर उनके पास पहुंचते हैं टैक्स कट करने के लिए और कंपनी स्टार्ट करने के लिए उनको परमिशन चाहिए था, लेकिन नवाब ने उनको मना कर दिया। ब्रिटिशर ने नवाब सिराजुद्दौला को युद्ध में हराकर मीर जाफ़र को गद्दी में बिठाया, लेकिन मीर जाफ़र भी उनसे तंग आकर उनके विरोधी फ्रांस एम्पायर के साथ कोलैबोरेशन कर लिया, जिसकी वजह से ब्रिटिशर को इस बात का पता चला। तब उन्होंने मीर जाफ़र को गद्दी से हटा दिया, जिसके बाद उन्होंने मीर जाफ़र के बेटे मीर कासिम को गद्दी पर बिठाया, जिससे उनकी काम आसान हो जाए। मीर कासिम ब्रिटिशर को हराने के लिए शुजा-उद-दौला और शाह आलम II के साथ हाथ मिला देता है, जिसकी वजह से वो ब्रिटिशर के खिलाफ करीब सन 1764 में युद्ध होती है, जिसमें ब्रिटिशर जीत जाते हैं और आखिरी नवाब को बर्मा भेज दिया जाता है और उनके वंशज सभी को मार दिया जाता है। उन्होंने फिर पूरे हिंदुस्तान पर कंट्रोल करना शुरू कर दिया, जिसके लिए उन्होंने फिर नॉर्थ इंडिया पे कब्जा करना शुरू करना चाहा, लेकिन इससे उनका ट्रेड करना और भी आसान हो जाए। लेकिन उस समय में था उसका मैसूर किंगडम। मैसूर किंगडम का जो किंग था वो था हैदर अली खान, और उनका बेटा था टीपू सुल्तान। ब्रिटिश किंगडम के लोग चाहते थे कि मालाबार कोस्ट से वो लोग ट्रेड कर सके, लेकिन मैसूर किंगडम उनको परमिशन नहीं दिया। इसीलिए बाद में जाकर फ्रांस के साथ अली के साथ वो जंग पे चले जाते हैं, जिसकी वजह से मैसूर किंगडम की कुछ हिस्से ब्रिटिश कंट्रोल में चला जाता है। हैदर अली खान उस जंग में मारा जाता है, जिसके बाद उनकी गद्दी संभालने के आता है टीपू सुल्तान, और जो फ्रांस से नए नए हथियार खरीदते हैं, क्योंकि बाद में उनको पता था कि जंग होने वाला है। और जब फिर से जंग होती है तब ब्रिटिश एम्पायर के लोग दूसरे किंगडम के लोगों के साथ मिलकर टीपू सुल्तान को हराने के लिए आते हैं। और फिर जब टीपू सुल्तान कमज़ोर होता है, ब्रिटिशर उनके 2 बच्चों को ले जाता है और टीपू सुल्तान से करीब 3 करोड़ मांगना चालू कर दिया, जो आज के करीब 3500 करोड़ होता है। लेकिन टीपू सुल्तान उनको मना कर देता है, जिसकी वजह से फिर से जब जंग होती है तब टीपू सुल्तान को मार दिया जाता है। और उनकी डेथ के बाद ब्रिटिशर्स हर किसी किंगडम और लोगों के टैक्स देना बंद कर देते हैं और अपनी रूल करना शुरू कर देते हैं। यूपी कंट्रोल करने के बाद मराठा एम्पायर और सिख एम्पायर के साथ मिलकर टीपू सुल्तान को जो हराया था, उन्होंने फिर मराठा और सिख के ऊपर हमला कर दिया, जिसकी वजह से बाद में जगह हमें देखने को मिलता है कि
ब्रिटिशर ने मराठा और सिख एम्पायर दोनों को ख़त्म कर दिया और उन्होंने पूरे हिंदुस्तान पर करीब 200 साल राज किया। आर्टिकल के हिसाब से हिंदुस्तान से ब्रिटिशर ने करीब 9.2 ट्रिलियन डॉलर लूट के ले गया, जो आज के करीब 30 ट्रिलियन डॉलर लूट के ले गया। हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग आते हैं जो आज़ादी के लिए जंग लड़ते हैं, जैसे कि सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी, जिनकी वजह से ब्रिटिशर को हिंदुस्तान छोड़ना पड़ता है। Historic event. The Governor General, Lord Mountbatten, was on Ballard Pier, Bombay, and after the speech, the men embarked on the Georgic. Lord Mountbatten himself went aboard Rushmore Valley. After hoisting the national flag, President Subhas Chandra Bose said, India is going to be free, and that we who live today are going to play a part in making India free. Spirit for India's freedom. Vande Mataram. तो बाद में जब इंडिया से ब्रिटिश लोग चले गए तब इंडिया के करीब 3 हिस्से कर गए, जैसे कि आज के इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश, जो हमें देखने को मिलते हैं धर्म के नाम पे उनका बंटवारा हो गया। और हमें बहुत सारे सिविल वॉर भी देखने को मिलते हैं, और जो करीब उस समय में 14 मिलियन लोग देश में चले गए और करीब 1 बिलियन से ज़्यादा लोग मर गए। और फिर हमें देखने को मिलते हैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर को लेकर बहुत सारे मुद्दे होते हैं, जो आधा हिंदुस्तान और आधा पाकिस्तान में जाता है, को आज तक कोई सुलझा नहीं पाया और अभी तक वैसे का वैसा ही है। और हम देख सकते हैं कि इंडिया कहाँ से कहाँ पहुँच गया, पहले कहाँ था और आज कहाँ पहुँच गया। देख ही सकते हैं कि आज की इंडिया की जो हालत है वो कैसी है। जीडीपी है 3.16 ट्रिलियन डॉलर और जीडीपी पर कैपिटा है $2,256 और हिस्ट्री था इंडिया की।